नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अंधेरा एक काले कपड़े के समान होता है जो अपने नीचे कई राज्य को ढाके रखता है। हमारा मानना है कि जब रोशनी होती है तो इस अंधेरे को चीर देती है और यह काला कपड़ा भी उठ जाता है। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। कभी कभी यह अंधेरा इतना ज्यादा घना होता है कि रोशनी इसे चीर नहीं पाती और वो राज इस काले कपड़े के नीचे दफन ही रहते हैं। लेकिन समय हर चीज को हमारे सामने ला ही देता है। राज चाहे जितने भी पुराने हों, जितने भी घने अंधेरे में घड़े हुए हों, समय उन्हें एक ना एक दिन सामने ला ही देता है। इसीलिए कहा जाता है, आप हर किसी चीज से भाग सकते हैं, हर किसी चीज से दूरी बना सकते हैं, लेकिन समय से दूरी नहीं बना सकते। समय के बिना हमारा वजूद ही नहीं है और वही समय हमारे इतिहास को हमारी आंखों के सामने ले ही आता है। मेरा नाम शौकत है और मेरा यहाँ पर नया नया तबादला हुआ था। इस शहर में मैं नया आया था और पुलिस कांस्टेबल की नौकरी काफी मुश्किल भरी होती है। कई बार आपको पूरा दिन लग जाता है किसी केस के पीछे। कभी कभी आपकी ड्यूटी किसी की सुरक्षा की लग जाती है। मैं यहाँ पर तो आ गया था, लेकिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मैंने जितने पैसे जुड़े हुए थे, मुझे लग रहा था अब हमेशा के लिए मुझे इस शहर में रहना होगा। इससे पहले मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम भी किया करता था, यानी कि कहीं किसी को किसी मकान की ज़रूरत हो तो मैं उस मकान का सही उन्हें बताया करता। इस तरह किसी ने मकान बेचना हो तो उनके मकान को मैं बेच भी दिया करता था। इस तरह कुछ कमीशन मुझे भी मिल जाता था। तो सही प्रॉपर्टी कैसे खरीदनी है, कैसे बेचनी है, ये मुझे पता था। और यहाँ इस शहर में आकर एक चीज़ की खुशी मुझे सबसे ज़्यादा हो रही थी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाती है और मैं घर ढूंढना शुरू हो गया। अगर आपके पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, उन्हें बैंक में रखना एक समझदारी वाली बात नहीं होगी। मैं हमेशा ज़मीन खरीदने में यकीन करता हूँ। भले ही अब तक कोई ज़मीन खरीद नहीं पाया, लेकिन अब इतने पैसे जुड़ चुका था। सोच रहा था एक घर बना ही लूं। ढूंढना शुरू हो गया इस शहर में मैं कोई अच्छा सा घर, और मैं चाहता था मैं ज्यादा बड़ा घर ना खरीदूंगा। जमीन का बढ़ता ही जाता है और मैं किसी समय उसे बेच भी सकता हूं। हमेशा के लिए रखना चाहता हूं तो वह भी कर सकता हूं। मैंने घर ढूंढना शुरू कर दिया था। जान पहचान वाले लोग बहुत कम थे, लेकिन पुलिस स्टेशन में मेरे साथी कर्मचारी बहुत ज्यादा अच्छे थे। भले ही वह इंस्पेक्टर नसीम ही क्यों ना हो, वह मुझे कहा करते थे, जो घर खरीदना है वो अच्छा सा खरीदना, ज्यादा सस्ते के पीछे मत पड़ जाना। मैंने उनसे कहा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। ये बात को वह हंसी में उड़ा दिया करते और कह दिया करते थे, अगर 5-10 लाख चाहिए तो मुझे बता देना, बाद में धीरे धीरे करके मुझे वापस कर देना। लोन लोगे तो तुम्हें महंगा मिलेगा और उसकी किश्त भी काफी ज्यादा होगी। इंस्पेक्टर नसीम बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन मैं किसी से कर्ज लेना पसंद नहीं करता। अगर कर्ज का बोझ आपके सर पर पड़ जाए तो आप धीरे धीरे दबना शुरू हो जाते हैं। और खुदा ना करे अगर मेरी जिंदगी पर कुछ ऐसी मुसीबत आ गई कि मैं पैसे वापस ना कर पाया तो ताउम्र मैं दबकर जीता रहूंगा। इसीलिए छोटा घर ही लूंगा, धीरे धीरे ही सही, वहां पर सेटल तो मैं हो ही जाऊंगा ना। मैंने इंस्पेक्टर नसीम से जरा भी कर्ज नहीं लिया और मुझे एक सस्ते घर का ऑफर भी मिल गया। मैंने जिस प्रॉपर्टी डीलर को कहा था ना मेरे लिए घर ढूंढ दे, उसने ने लगभग 45 दिन लगाकर एक घर मेरे लिए ढूंढ दिया था और मुझे वो घर सच में बहुत ज्यादा पसंद आया था। शाम के 6 बजे वह मुझे घर दिखाने के लिए गया था। मुझे लग रहा था तस्वीरों में छोटा सा घर होगा, मैं बड़े अच्छे से रह पाऊंगा। माता पिता को भी यहाँ पर बुला सकता हूँ, जो अभी इस शहर में आना नहीं चाहते थे। उनका मन अब भी गांव में था। वह कह रहे थे 2-4 साल वहां पर वह रहना चाहते हैं। मैंने सोचा हुआ था घर ले लूंगा, उन्हें यहाँ बुलाऊंगा, लेकिन अब यह छोटा घर है। चलो कोई बात नहीं, बजट में तो है ना। तस्वीरों में दिख रहा वह छोटा सा घर सामने से देखने में ज्यादा छोटा नहीं था। उसे देखते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। यह डबल स्टोरी घर था, नीचे 3 कमरे, ऊपर भी 3 कमरे। यहाँ 4 तो बाथरूम ही थे, 3 स्टोर रूम भी थे। इतना बड़ा घर और इतने सस्ते में। मैंने प्रॉपर्टी डीलर से कहा था, तुम्हें मेरे बजट के बारे में तो पता है ना? उसने कहा, हाँ, आपने जो बजट बताया यह घर उसी में है।
अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो आपको यह घर बड़े सस्ते में मिल जाएगा। मैंने उसकी बातें समझ ली थी। हो सकता है कोई मजबूरी में यह घर को बेच रहा हो। मुझे क्या, मुझे तो सस्ते में घर मिल रहा है ना, उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा था। अगर आप यह काम 1 हफ्ते में कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है यह घर बाद में बेच दिया जाए। मैं समझ पा रहा था इतने अच्छे घर को कोई नहीं छोड़ेगा। जल्दबाजी में मैं सारा पेपर वर्क करवाने लगा था, पैसे भी इकट्ठे करने लगा था। मैंने कैश इकट्ठा कर लिया था और प्रॉपर्टी डीलर के पास वह मकान मालिक भी आया और उसी दिन हमने रजिस्ट्री भी करवा ली। मैं बहुत ज्यादा खुश था। जिंदगी में पहली बार मैंने घर खरीदा था, वह भी अपने पैसों से। मैं हमेशा से ईमानदारी से काम किया करता था और मेरे कई साथी थे जो ईमानदारी थोड़ा कम रखा करते थे, लेकिन मैं हमेशा उनसे कहता, अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो ऊपर वाला हमेशा अपना हाथ आपके सर पर रखता है। वह हंसी में बात उड़ा दिया करते थे। लेकिन आज जब मैंने इतना अच्छा घर बना लिया है, वो भी सस्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर वाले ने मेरे सर पर हाथ रखा हुआ था, बस मुझे नजर नहीं आ रहा था। आज महसूस करवा दिया उसने। मैंने घर में सारा सामान सेट करवा दिया था। यहां रहना शुरू करना चाहता था और मुझे इस बात की खुशी थी कि सस्ते में घर मिला है। इसीलिए मैं ऑफिस में सबको पार्टी भी करना चाहता था। पुलिस स्टेशन में मैं मिठाई के कई डिब्बे लेकर गया था और मैंने इंस्पेक्टर नसीम को भी एक डिब्बा दिया था। वह काफी ज्यादा खुश थे। वह मुझे बधाई दे रहे थे कि मैंने नया घर खरीद लिया है। वहां सबकी बधाइयां मैंने कबूल की थी। सबने छोटे छोटे गिफ्ट मुझे दिए थे और उन गिफ्ट को मैं एक बड़े से लिफाफे में डालकर सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। हर रोज की तरह मैं सुबह 9 या 8 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच जाया करता था और अपना काम लगभग 9:30 बजे निपटा दिया करता था। कई बार मुझे पुलिस स्टेशन में रहना भी पड़ जाता था जब ज्यादा कैदी वहां पर आए हुए हो। अब लॉकअप के बाहर किसी को तो बैठना ही पड़ता था, ना तो कभी कभी मुझे वहीं पर रहना पड़ जाता। लेकिन जब कोई भी ऐसा क्रिमिनल लॉकअप में नहीं होता तो मैं जल्दी निकल आता। 5-8 बजे यह काम की मुझे खुशी थी और मैं ईमानदारी से यह काम कर रहा था। जैसे ही उन गिफ्ट को लेकर मैं घर पहुंचा, एक एक करके उन डिब्बों को मैं खोल रहा था। पुलिस स्टेशन में हमें इतना समय नहीं मिलता, काम बहुत ज्यादा होता है। मेरे साथ उन्होंने इस तरह अच्छा दिन बिता दिया। मेरे लिए यही खुशकिस्मती का दिन था। घर में उन डिब्बों को खोल खोल कर मैं देख रहा था किसने क्या दिया। मैं सामान को खोलता रहा, समय बीतता रहा और मैं भूल गया कि रात को खाना भी बनाना था और भूख काफी ज्यादा लग चुकी थी। लेकिन यह डिब्बे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे ही मैं किचन में पहुंचा, अब मेरे दिमाग से एक और बात निकल गई थी। गैस चूल्हा मैंने वहां पर रखा ही नहीं था। फिर मैं देखने लगा, अरे यार, कुछ और खाने को है या नहीं। सुबह मैं ब्रेड तो शायद लेकर आया था ना। मैंने ब्रेड को देखा जिसे मैंने फ्रिज में रखा ही नहीं था। बाहर ही रखकर सीधा मैं पुलिस स्टेशन की तरफ भाग गया था और वो ब्रेड काफी ज्यादा खराब लग रही थी, उससे बदबू आ रही थी। अब मैं कच्ची ब्रेड भी नहीं खा सकता था। अब करूं तो क्या करूं। फिर मैंने सोचा, कोई बात नहीं, बाहर कोई ना कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट तो होगा ना, वहां खाकर आता हूं रात को। 9-10 बजे मैंने घर के बाहर वाले गेट पर लॉक लगाया। उसके बाद मैं चल पड़ा ढूंढने के लिए कोई ना कोई ढाबा या कोई रेस्टोरेंट। अब मैं इस सड़क के आगे वाली साइड जा रहा था। यहाँ आसपास कई घर तो थे, लेकिन प्रॉपर्टी एडवाइजर ने कहा था यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, यहाँ के घर कहते हैं महंगे ही बहुत हैं। मैंने उससे सवाल किया था, अगर यहाँ के घर महंगे हैं तो मुझे तुम इतना सस्ता घर कैसे दिलवा रहे हो। उसने मजाक में बात इधर उधर कर दी थी। मुझे कभी सच बताया ही नहीं। अब इस मोहल्ले में कोई खाने पीने की जगह मौजूद है, यह ढूंढने के लिए मैं बाहर जा रहा था। मैं ढूंढता जा रहा था, लेकिन चलते चलते काफी समय हो गया, लेकिन कोई ढाबा नहीं मिला। तब जाकर मैं हाईवे तक पहुंचा और मैंने अपनी गलती मान ली। काश मैं बाइक पर बैठकर इस तरफ आता तो जल्दी पहुंच जाता। मैंने सोचा था आसपास कोई रेस्टोरेंट होगा, लेकिन यहां तो बहुत ज्यादा दूर है। 3 किलोमीटर चला था। मैं चलते चलते मेरी टांगों की बस भी हो गई थी। अब पुलिस स्टेशन में भी काफी काम करना पड़ता है। जब उस ढाबे में पहुंचा, सबसे पहले तो मैं खाना ऑर्डर करने लगा। 15 मिनट बाद खाना आया था और मैं टूट पड़ा था। उस खाने पर यह तंदूरी रोटियां काफी ज्यादा स्वाद थी। जब मेरा पेट भर गया तो मेरा मन भी भर गया। अब मुझे लगा आराम से घर की तरफ निकलता हूं।
एक बात वैसे अच्छी हो गई, खाना खाने के बाद मुझे चलने की आदत है और यहाँ इस रेस्टोरेंट से घर की तरफ चलने में 3 किलोमीटर का सफर होगा। आराम से मेरा काम भी हो जाएगा। अब मैं घर की तरफ आने लगा था। जैसे ही हाईवे से नीचे उतरकर इस मोहल्ले की तरफ आ रहा था, पूरी तरह से शांति थी। 10:30 बजे का समय हो चुका था। अब मैं चलते चलते अपने घर के बहुत करीब आ चुका था, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर के उस गेट को खोलने वाला था, तभी मुझे ठक ठक की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कोई मिट्टी खोद रहा हो। ये फावड़े को बार बार जमीन पर मारने की आवाज थी। मैं सुनने की कोशिश करने लगा, आखिर ये आवाज किस तरफ से आ रही है, लेकिन वह आवाज काफी जोरदार थी। कुछ कदम चलकर मैं पहचानने की कोशिश करने लगा। आवाज किस तरफ से आ रही है मैं समझ नहीं पा रहा था। हर तरफ बंद पड़ा घर था, इसीलिए आवाज गूंज रही थी। कुछ दूर मैं गया, मैं सुनने की कोशिश करता रहा, तो मुझे समझ में यह आया, ये आवाज मेरे घर के पिछली साइड से आ रही थी। अब मैं इस तरफ से वहां देख भी नहीं सकता। मुझे घर के अंदर जाकर देखना होगा, छत पर चढ़ना होगा, तो उस तरफ शायद मैं देख पाऊं। अब मैं गेट खोलकर सीधा घर के अंदर चला गया था। टांगे मेरी दर्द कर रही थी, कपड़े मेरे थोड़े गीले हो चुके थे, मैं पसीने से पूरी तरह से भीगा हुआ था। मुझे लगा पहले मैं कपड़े बदल लेता हूं, थोड़ा सा आराम करता हूं, टांगे दर्द कर रही हैं। मैंने कपड़े बदले, अपना मुंह धोया। उसके बाद जैसे ही मैं उस कुर्सी पर बैठा था, मुझे हाथ में किताब पकड़ने का शौक था और उस आवाज की तरफ मेरा ध्यान गया ही नहीं। मैं तो छत पर जाकर उस आवाज के बारे में जानना चाहता था, कहां से आ रही है। लेकिन हाथ में किताब पहुंची तो मैं उनका कहानियों को पढ़ने लगा, और कहानियों को पढ़ते पढ़ते मैं कब सो जाता हूं मुझे खुद पता नहीं चलता। तब मेरे साथ ऐसा ही हुआ। सुबह 6 बजे उठने की मुझे आदत है और मैं 6 बजे हड़बड़ी में उठा था। मुझे लगा कहीं 9 तो नहीं बज गए। 9 बजे तो मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचना है। लेकिन जैसे ही मैंने घड़ी को देखा, आंखों को मला, ये 6 ही बजे थे। जल्दी जल्दी मैं नहाया और सीधा खाना खाकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। मुझे खाने में सुबह सुबह बस वह फल ही मिले थे। मैं क्या करता? आज शाम को आकर सबसे पहले वह गैस चूल्हा और सिलेंडर आपस में फिट करूंगा, ताकि अंदर खुद ही खाना बना पाऊं। हर रोज चलकर उस रेस्टोरेंट तक जाने में मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और जेब भी काफी ज्यादा ढीली हो जाएगी। उस दिन पुलिस स्टेशन में मैंने कागजात काम किए थे और लॉकअप में कोई भी क्रिमिनल नहीं आया था। तो 5 बजे सीधा मैं घर की तरफ निकल पड़ा। अब घर में जाकर कई करने वाले काम थे। सबसे पहले तो मैंने सिलेंडर और चूल्हा सेट किया था, ताकि रात को खाना भी बना पाता। उसके बाद बाकी कमरों की सफाई भी मैंने शुरू कर दी। अब बाकी जगह पर भी सामान रखा जा सकता था ना। मेरे कई साथी मुझे कह रहे थे किसी दिन तेरे घर पर आएंगे, पार्टी करेंगे, इसीलिए मैंने उन कमरों की सफाई भी शुरू कर दी थी। इसके बाद मैं बाजार चला गया। बाजार से कुछ सामान लेकर आना था। हो सकता है मेरे कुछ दोस्त रात को ही यहाँ पर आ जाएं, तो घर में कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं चूल्हे पर यह सोचता रह जाऊं क्या रखूं और मुझे खाने के लिए खुद कुछ चीज ना मिले। अब ब्रेड थोड़े नाना खिलाऊंगा उन्हें। अब मैं बाजार से कई ऐसा खाने पीने का सामान लेकर आया था जो जल्दी ही बनाया जा सकता था या ऐसे ही पैकेट खोलकर खाया जा सकता था। ये सब काम करने में मुझे काफी ज्यादा समय लग गया था और 9 बजे तक मैं घर में बहुत थका हुआ था। फिर मेरे दोस्तों ने फोन करके मुझे कहा कि वो पार्टी के लिए कहीं और जा रहे हैं, क्या मैं उनके साथ आ सकता हूं। मैं इतना ज्यादा थका हुआ था, मुझे लगा था वो सब मेरे घर आएंगे, लेकिन वो किसी बर्थडे पार्टी पर जाना चाहते थे। मुझे वो लड़का जानता नहीं था, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं वहां जाऊंगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। वो जिद तो जरूर कर रहे थे, लेकिन मेरी बात समझ गए। जब मैंने उन्हें कहा कि आज मैं थक गया हूं घर का काम करते करते, तो वह चले गए और मैं घर में अकेला बैठा हुआ था। अब मैं सोच रहा था कि मैं खाना भी खा चुका हूं, अब मैं करूं तो करूं क्या। फिर मुझे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे मैं आलसी हो गया हूं। खाना खाया है, मैंने थोड़ा सैर तो करके आऊं। खाना खाने के बाद चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि खाना पच पाए। तो मैं घर से बाहर निकला, गेट को ताला लगाया और मैं चलकर आगे की तरफ जाने लगा। इस बार मैं हाईवे की तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ जा रहा था। जैसे जैसे उन घरों को मैं देखता गया, वहां कई घर पूरी तरह से बंद पड़े थे, जबकि कई घरों में लाइट जल रही थी। लेकिन हर घर एक तरह से कह सकते हैं एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर था।
बीच में कई प्लॉट बने हुए थे। उनमें चार दीवारी छोटी सी जरूर की गई थी, लेकिन घरों का निर्माण जैसे आगे बढ़ ना पाया हो। कई घर यहाँ पर ऐसे थे जो काफी समय से बन रहे लगते हैं, लेकिन पूरे हुए ही नहीं, बीच में ही छोड़कर जैसे मजदूर वहां से चले गए हों। कई घरों को देखता देखता मैं काफी आगे तक बढ़ गया था। अब 2 किमी चला था मैं। उसके बाद मुझे लगा अब घर की तरफ वापस आना होगा। आगे एक ग्राउंड थी जहां पर क्रिकेट का एक मैदान बना हुआ था। कुछ बच्चे वहां पर खेल भी रहे थे, कुछ शरारतें कर रहे थे। एक तरफ लाइट लगी हुई थी और कई पेरेंट्स वहां पर सैर करने के लिए आए हुए थे अपने बच्चों के साथ। मैं किसी को जानता नहीं था क्योंकि वहां पर ज्यादातर महिलाएं थीं। मैं किसी को छेड़ने का इल्जाम भी सहन नहीं कर सकता था, जो चुपचाप वहां से मैं वापसी की तरफ आ गया। जैसे ही मैं घर के करीब आया, पास से मुझे वैसी ही खोदने की आवाज आने लगी, जैसे कोई फावड़ा जमीन पर मार रहा हो। मैं फिर से देखने की कोशिश करने लगा। एक बार तो मैं दाईं तरफ गया, फिर बाईं तरफ गया। मुझे अब इस बात का पक्का था कि यह घर के जैसे पीछे से आवाज आ रही है। कहीं यहां रात को कोई चोर तो नहीं आता चोरी करने के लिए, किसी ने कहा तो नहीं है। वैसे कहने वाले भी यहां पर बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक पुलिस वाला हूं, ऐसी चीजों पर ध्यान चला ही जाता है। मैं जल्दी से ताला खोलकर घर के अंदर गया। उसके बाद मैं छत पर चढ़ गया और नीचे की तरफ देखने लगा। आखिर कौन खोद रहा है? मेरा जो घर था ना, उसके पीछे एक खाली पड़ा प्लॉट था, और उस खाली प्लॉट के पीछे जैसे बड़ी सी 4 दीवारी की हुई थी। वहां एक पेड़ के नीचे एक आदमी बड़ा सा फावड़ा लिए जमीन खोद रहा था। बार बार वह जमीन खोदता रहता, और उसके बाद मैंने देखा कि वह उस मिट्टी को दोबारा उस खड्डे में डालना शुरू हो गया, जैसे पहले खोद रहा था। अब वह वहां उस खड्डे को भर रहा हो। यहां यह खड्डे को खोद, यहां यह खड्डे को बार बार खोद रहा है, भर रहा है। कर क्या रहा है? शायद कसरत कर रहा होगा। फिर भी वहां इतनी ज्यादा रोशनी नहीं थी कि मैं पूरी तरह से देख पाता। मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, अपना ही काम कर रहा है। ना हो सकता है यहां वह पौधों को लगा रहा हो बड़े पेड़ के नीचे हंसकर। मैं घर के नीचे आ गया था। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं जल्दी ही सो गया। अगले दिन फिर से पुलिस स्टेशन गया था मैं, लेकिन वहां आज एक क्रिमिनल आया हुआ था जिसने 2 कत्ल की थे। अपने ही घर में अपने एक भतीजे को मार दिया था और एक पड़ोसी के बच्चे को मार दिया था। वह आज लॉकअप में था और कल उसे जेल में भेजना था, और मैं लगभग 8 बजे तक वहां पर रहा था, जब तक वह नाइट शिफ्ट वाला लड़का नहीं आ गया। उसके बाद 8:23 बजे में घर पहुंचा था, थका हुआ था। खाना भी बनाना था मुझे। अब मैं खाना बनाने के लिए जैसे ही घर के अंदर गया, वो फाड़े की आवाज काफी ज्यादा आ रही थी। ऐसा लग रहा था इस बार वह काफी करीब खोद रहा हो। अब मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया, क्योंकि पहले तो लगा वह कसरत कर रहा होगा, लेकिन 15 से 20 मिनट तक वह खोदता ही जा रहा था। मैंने खाना बनाया, खाया। अब मैं थोड़ा गुस्से में था। उसके बाद सीढ़ियां चढ़कर मैं छत की तरफ बढ़ निकला। छत पर पहुंचकर मैंने देखा वह कहां खोद रहा है, लेकिन वह उसी पेड़ के नीचे उसी जगह पर खड्डा खोदे जा रहा था। लेकिन आवाज तो घर के अंदर ऐसे आ रही थी जैसे वह करीब कहीं खोद रहा हो। फिर मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैं घर के नीचे पहुंचा, अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ने लगा, तो वह आवाज काफी ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर की दीवार के पास वह फावड़ा चलाया जा रहा हो। कमरे में आवाज काफी ज्यादा गूंज रही थी। फिर मुझे लगा अब इस परेशानी को दूर तो करना होगा, उसे जरा धमका कर आता हूं कि आवाज करनी है तो कम करो, और ऐसे खड्डे करने वाले काम दिन के वक्त किए जाते हैं, रात को नहीं, कहीं चोट ना लग जाए। थोड़ा सा डरा कर आता हूं। उसे अब पीछे जाने का रास्ता कौन सा था मैं पहचान नहीं पा रहा था। चलकर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा कि उस तरफ जाने वाली गली कौन सी है। यह रास्ता काफी आगे तक जरूर जाता था, लेकिन उस तरफ मुड़ने वाली कोई गली नजर आई ही नहीं। काफी आगे चलने के बाद मुझे लगा प्लॉट को फांद कर उस तरफ जाना सही नहीं होगा, लेकिन उस तरफ का रास्ता यहां से शायद है ही नहीं। शायद मुझे आगे उस हाईवे तक जाना होगा, उसके बाद वह बड़ी सी गली इस तरफ आने वाली होगी, यानी मुझे 3 किमी वहां चलना होगा, फिर 3 किमी पीछे की तरफ चलना होगा। 6 किमी हो गए। अब 6 किमी चलने के बाद वापस 6 किमी चलकर इस तरफ भी आना होगा। अरे बाप रे बाप, इतना ज्यादा सफर यह मैं नहीं कर सकता। शायद मुझे घर में जाना होगा
ऊपर से आवाज लगाकर ही उसे कहना होगा। जैसे ही मैं घर के अंदर आया, छत पर चढ़ा, मैं आवाज लगाकर उसे कहने लगा था, भाई साहब आप आवाज कुछ ज्यादा करते हो, रात का वक्त है, देखो मुझे परेशानी हो रही है। वो फावड़े को हाथ में पकड़कर रुक चुका था, खोद नहीं रहा था, लेकिन मेरी तरफ घोरे जा रहा था और जवाब नहीं दे रहा था। मैंने उसको कहा भी, भाई साहब आपको यह दिन के वक्त करना होगा, देखिए आप मुझे परेशान नहीं कर सकते, ठीक है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं घर के नीचे आ गया। मुझे लगा वह समझ गया होगा, लेकिन रात के 11 बजे फिर से वह फावड़े की आवाज आने लगी। मैं इड़ सा गया था। मुझे लगा इसे सबक तो सिखाना ही होगा। फिर से मैं छत पर चढ़ा। रात के 11 बजे मैं चिल्ला रहा था, भाई साहब देखो आपको मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैं पुलिस में हूं, आप इस तरह मुझे परेशान नहीं कर सकते, वरना मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा, और मैं पुलिस में हूं तो सख्त कंप्लेंट होगी दोबारा। इस जगह आप आ नहीं पाओगे। वह रुक गया था। उसने फावड़ा हाथ में पकड़ा और वह अब खोद नहीं रहा था। 12 बजे तक, 12 हुआ बजे, फिर से फावड़े की आवाज आने लगी और मैं इतना ज्यादा चढ़ गया था कि आधी रात को उसे कहूं तो क्या कहूं। फिर मैं अपने सर पर तकिया रखकर सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद आ ही नहीं रही थी। धीरे धीरे जब नींद ज्यादा चढ़ गई तो मुझे नींद आई, लेकिन फावड़े की आवाज बंद नहीं हुई। मैं गया, लेकिन सुबह लगभग 7:30 बजे उठा, और वह भी हड़बड़ाकर। जैसे ही मैंने घड़ी की तरफ देखा, बाप रे बाप कितना समय हो गया, जल्दी से नहाता हूं, मुझे खाना भी बनाना होगा। ये सोचकर मैं नहाने के लिए चला गया। समय मेरे पास बहुत कम बचा था, इसीलिए मैं नाश्ता नहीं कर पाया। मैंने हाथ में एक सेब पकड़ा और सेब को खाता खाता मैं सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गया। अब मैं पुलिस स्टेशन गया था। वो जो कातिल था आज भी यहीं रुकने वाला था, और मैंने कहा, अरे यार आज और ज्यादा समय लग जाएगा। मुझे लगा था मैं जल्दी शाम को घर पहुंच और एक बार बाइक पर उस तरफ जाकर आऊंगा। यह सोचकर मैं अब वहां चुप करके बैठ गया। 8 बजे मैं पुलिस स्टेशन से फ्री हुआ था और मैं बाइक लेकर सीधा घर की तरफ आ रहा था। ना तो मैं लंच लेकर आया था, ना अच्छे से नाश्ता कर पाया था, चिढ़ा हुआ बहुत था। और उस आदमी के कारण यह हुआ था जय। जैसे जैसे घर आते वक्त मैं उसके बारे में सोचता जा रहा था, मुझे और ज्यादा गुस्सा आता जा रहा था। तो मैंने अपने घर वाली वह गली में बाइक नहीं डाली, बल्कि पीछे वाली गली में वह बाइक डाली थी। अब तो सीधा पीछे वाले प्लॉट में जाकर आऊंगा। कौन है वह जो खोदता रहता है? जैसे ही मैं बाइक लेकर उस तरफ गया था, वो ज्यादा बड़ी 4 दीवारी नहीं थी, छोटी 4 दीवारी थी। आसपास बहुत ज्यादा घास सूगी हुई थी, बहुत सारे प्लॉट थे। वहां पर कई ज्यादा पेड़ लगे हुए थे। एक पीछे की तरफ छोटा सा तालाब बना हुआ था और उससे गंदी बदबू भी आ रही थी। शायद कई लोग यहाँ नाली का पानी इस तरफ डाल देते होंगे, जो पानी यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। इसी कारण यहाँ पर किसी ने घर नहीं बनाया है, प्लॉट लेकर छोड़े हुए हैं। जब शहर इस तरफ बड़ा होगा तो इन प्लॉट का रेट काफी बढ़ जाएगा, शायद तब यहाँ पर मकान बनने शुरू होंगे। लेकिन मैं जैसे ही उस प्लॉट के सामने था, फावड़े की आवाज नहीं आ रही थी। वहां एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा लगा हुआ था, उसे आसानी से खोला जा सकता था। अब उस प्लॉट में कई जगह मिट्टी थी, कई पेड़ लगे हुए थे, बहुत ज्यादा झाड़ियां थीं। यकीनन यहाँ सांप भी होंगे। अब मैं चलकर आगे नहीं जाना चाहता था, देखना चाहता था वह आदमी यहाँ करता क्या है, लेकिन वह आदमी यहाँ मौजूद ही नहीं था। आधा घंटा मैंने इंतजार किया, वो आदमी मुझे नजर ही नहीं आया। उसके बाद मैं बाइक लेकर सीधा घर की तरफ आ गया। मुझे लगा कल उसे ज्यादा जरूरी काम होगा, आज परेशान नहीं करेगा, लेकिन यह भ्रम था। खाना खा चुका था मैं। 9:80 बजे मुझे नींद आ चुकी थी। 10 बजे आवाज शुरू हो गई और मेरी नींद भंग हो गई। 10:30 बजे तक मुझे गुस्सा था कि मैं ऊपर चढ़कर उससे कुछ कहूंगा, वो मानेगा तो है नहीं, मुझे वहां जाना होगा। बाइक उठाकर मैं सीधा वह सफर करके पीछे वाली उस गली में पहुंच गया था। वहां से गंदी बदबू आ रही थी और उस दरवाजे को खोलकर मैंने ऊंची आवाज में कहा था, भाई साहब रात को आप जो करते रहते हो ना, ये दिन के वक्त किया करो। देखो यहाँ लोग सोने वाले भी हैं, आप परेशान कर रहे हो। मुझे वह आदमी दूर नजर आ रहा था और यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे धुआं सा फैला हुआ हो। आसपास किसी ने आग लगाई लग रही थी, धुआं धुआं हर तरफ, और वह आदमी भी दूर जैसे धुएं के बीच दिख रहा। आसपास अंधेरा था। मैंने मोबाइल की वह टॉर्च जलाई और उसके बाद मैं उन झाड़ियों को चीरता हुआ अंदर जाना चाहता था। वह आदमी जवाब नहीं दे रहा था, बस
फावड़ा लेकर खड़ा हो जाता जैसे गूंगा हो। इसीलिए झाड़ियों को चीरता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। मैंने ऊंचे वाले जूते पहन रखे थे ताकि कोई सांप मुझे काट भी ना ले। झाड़ियों के बीच से निकलता निकलता मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था और वहां धुआं भी बढ़ रहा था, जैसे आग किसी ने बहुत ज्यादा लगा दी हो। उस धुएं की चादर को चीरता हुआ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह चार दीवारी भी गायब हो रही हो, धुआं भी इसी के साथ बढ़ रहा था। वह आदमी अब दिखना बंद सा हो गया था। सांस लेने में भी परेशानी सी हो रही थी। मैं बढ़ता बढ़ता उस पेड़ के करीब पहुंचा। वह आदमी उस जगह पर मौजूद ही नहीं था। मैं देखने लगा, कहाँ गया? मुझे देखकर भाग ही गया। वहां ना तो कोई खड्डा था, ना ही कोई फावड़ा पड़ा था। मैं अब पेड़ के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गया। कहाँ जाकर छिप गया है वो? मैं आवाज भी लगाने लगा था, भाई साहब कहाँ हो? अभी तो यहीं पर थे, कितना परेशान करके रखा है, अब भाग क्यों गए हो? मैं आवाज लगाकर उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो नजर ही नहीं आ रहा था और धुआं यहां। इतना ज्यादा सांस लेने में परेशानी कुछ समय रुका था। मैं उसके बाद मैं पीछे की तरफ होने लगा। आखिर यह आग किसने लगा रखी है? आग तो नजर नहीं आ रही, धुआं बहुत ज्यादा हुआ है, मुझे वापस चलना होगा। मैं चलता चलता उस झाड़ियों को पार करके जैसे ही दरवाजे के बाहर पहुंचा था, वह आदमी खड्डे के पास ही खड़ा था, हाथ में फावड़ा लिए। और अब जैसे धुआं कम हो चुका था, मैं देखने लगा ये धुआं कम हो गया और वह आदमी फिर से वहां पर आ चुका है। क्या परेशान करके रखा है? पहले तो देखूं आग कहां पर लगा रखी है, ताकि आग बुझाऊं, यहां ज्यादा धुआं ना हो। मैं उस प्लॉट के आगे की तरफ बढ़कर गया था। जैसे ही मैं उस तालाब के पास पहुंचा, वहां जरा भी धुआं नहीं था। धुआं जैसे उस प्लॉट के इर्द गिर्द ही था, लेकिन मुझे आग नजर नहीं आई। वो प्लॉट भी काफी ज्यादा बड़ा था। मैं कहूं तो 1 एकड़ का वो पूरा का पूरा प्लॉट बना हुआ था और वहां झाड़ियां पेड़ बहुत ज्यादा थे। आसपास के प्लॉट में पेड़ नहीं थे, बस झाड़ियां थी, लेकिन चार दीवारी थोड़ी ऊंची। अब मैं करूं तो करूं क्या? फिर से मैं दरवाजे के पास आया था। सामने धुएं के बीच खड़ा वो आदमी हाथ में फावड़ा लिए साफ साफ दिख रहा था। अब मुझे लगा उसे धमकी देने का वक्त है। मैंने दूर से ही गुस्से में कहा था, अगर अब तूने वो फावड़े से खोदा ना, मुझे ज्यादा तंग किया ना, पुलिस को यहां पर बुलाऊंगा, फिर तेरी पिटाई बहुत ज्यादा कराऊंगा, देख लेना। यह कहकर मैं बाइक स्टार्ट करके सीधा घर आ गया। जैसे ही मैं घर के अंदर आया, उसके बाद मुझे काफी ज्यादा नींद आई हुई थी। मैं बेड पर लेट गया, लेकिन कुछ समय बाद वो फावड़े की आवाज ने मुझे परेशान कर दिया और अब मुझे लगा था कि सबक सिखाने का समय है। मैंने हाथ में बड़ा सा डंडा पकड़ लिया। उसके बाद मैं छत पर चढ़ा और डंडा दिखाकर उसे धमकी देने लगा। उस पर जरा फर्क ना पड़ा, नीचे उतरा। मैं पास वाली दीवार को फंदा। मैंने उसके बाद मैं पीछे वाले प्लॉट में था। अब वह प्लॉट जहां पर वह फावड़े से खुद रहा था, वह इस प्लॉट के साथ जुड़ा हुआ था। मैं सीधा उस दीवार की तरफ बढ़ने लगा। वहां धुआं नजर नहीं आ रहा था। मुझे जैसे ही उस दीवार को फांद कर मैं उस आदमी के पास पहुंचा, यहां धुआं नहीं था। वह आदमी साफ दिख रहा, हाथ में फावड़ा लिए दूसरी तरफ देख रहा और बार बार फावड़े को जमीन पर मार रहा। वह मिट्टी को एक तरफ इकट्ठा कर रहा था और वहां नीचे उतरकर डंडा दिखाकर मैं उसे कहने लगा, देख तूने बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है, अब तुझे सबक सिखाने का समय है। मैं तेरे सर पे मारूंगा ना, उसके बाद पीट पीट कर तुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। 2-3 दिन तेरी पिटाई होगी, तब तेरी समझ में आएगा। वह आदमी चुप करके खड़ा हो गया था, दूसरी तरफ चेहरा की हाथ में फावड़ा पकड़े हुए, लेकिन कुछ सेकंड बाद दोबारा खोदना शुरू हो गया। मैं बहुत ज्यादा चिढ़का। आखिर यह समझ क्यों नहीं रहा। मैं उसके करीब गया, उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे घूमने के लिए मजबूर कर दिया और जैसे ही उसका चेहरा मेरी तरफ हुआ, उसका चेहरा बहुत खराब सा था। उसकी पलकें नहीं थीं, उसकी नाक कटी हुई थी, उसके होंठ नहीं थे, दांत नजर आ रहे थे और वह भी पूरी तरह से काले। उसके चेहरे पर खून ही खून लगा हुआ था। उसके शरीर का आगे का हिस्सा गला हुआ था। उसकी छाती नजर आ रही थी और छाती के अंदर की हड्डियां भी साफ साफ दिख रही थीं। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा ये कोई प्रेत है जो यहाँ पर जमीन खोदता रहता है। मैं डर कर भागना शुरू हो गया और मैं सीधा उस दरवाजे की तरफ भाग रहा था। पीछे मुड़कर देखने की मेरी हिम्मत तक ना हुई, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वहां धुआं बहुत ज्यादा हो चुका था। जैसे ही मैंने दरवाजे को पार किया, वह धुआं जैसे उसी जगह तक सीमित था।
सड़क पर जरा भी धुआं नहीं। अब मुझे 3 किलोमीटर आगे की तरफ उस हाईवे पर चलना पड़ा। उसके बाद घूमकर 3 किलोमीटर घर की तरफ आना पड़ा। मेरी टांगों की बस हो गई थी, लेकिन उससे ज्यादा मेरे दिमाग की बस हो गई थी। जिंदगी में कभी भूतों पर यकीन नहीं किया था। पहली बार भूत को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। मैं बेड पर लेटा रहा था, सोचता रहा था। वो फावड़े की आवाज अभी आ रही थी और मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन बहुत ज्यादा थका थका सा। मेरे साथी मुझसे पूछ रहे थे, तुम्हें हुआ क्या है? उन्हें मैं बताता तो क्या बताता, बस बातों को घुमाता रहा कि मैं खाना नहीं खा पाया, सेहत थोड़ी खराब है मेरी। लेकिन जब शाम को घर आया था ना, मैं बार बार ध्यान मेरा उस फावड़े की आवाज की तरफ जा रहा था। 8 बजे ही वह आवाज शुरू हो गई थी। छुपते छुपते मैं छत पर चढ़ा था। वो आदमी फावड़े से खड्डा खोद रहा था और उसे भर रहा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। 2 और लोग। वह सीधा इस घर की तरफ ताड़े जा रहे। दूर से साफ साफ देख भी नहीं पा रहा था वह भी प्रेत है या इंसान है, लेकिन वह अपने काम पर लगा हुआ। और 2 लोग इस तरफ देखे जा रहे, जैसे उन्हें पता हो कि मैं वहां पर आकर गया था। इस चीज ने मुझे अंदर तक डरा कर रख दिया था और मैं छिप छिप कर आंखों पर की तरफ निकाल कर देख रहा था। उसके बाद मैं घर के नीचे आ गया। अब आवाज तो आ रही थी, लेकिन मैं दूसरे कमरे में था। वहां आवाज थोड़ी कम था। मुझे लगा इस कमरे में मैं तो सो सकता हूं ना ज्यादा समय, शायद यह परेशानी झेलनी ना पड़े और मुझे सोचना होगा इस परेशानी का हल क्या है। मैं बस उस कमरे में बैठा रहा था। उसके बाद 1 बजे के करीब फावड़े की आवाज तो उतनी धीमी ही थी। 2 और आवाजें आने लगी, ठक ठक की अजीब सी आवाज। ऐसा लग रहा था कोई जैसे दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। ये आवाज मुझे डरा भी रही थी। मैंने अपनी आंखों से इतना भयानक प्रेत जो देखा था, मुझे लगा देखना होगा ये आवाज कहां से आ रही है। मैं सीढ़ियों से चलता चलता छत पर चढ़ा था। छत पर चढ़ने के बाद मैं देख रहा वो फावड़ा, ये आदमी वहां खड्डा खोदे जा रहा था उसी जगह पर। लेकिन यह जो 2 अलग आवाजें आ रही थीं, वहां से नहीं आ रही थी। वह 2 लोग जो मेरी तरफ पहले देखते हुए वहां खड़े थे, अब नजर नहीं आ रहे। वह अब इस प्लॉट में आ चुके थे और हाथ में 2 ईंट लिए वह दोनों मेरे घर की दीवार को मार रहे। और करीब से मुझे यह भी दिख रहा था यह इंसान नहीं है। उनकी नजरें ऊपर की तरफ थीं, जैसे उन्हें पता हो मैं छत पर चढ़ा हुआ हूं। हाथ में ईंट लिए बार बार दीवार पर मारे जा रहे और मैं डर कर नीचे उतर आया था, घबराया हुआ अपने कमरे में। मैं बैठा हुआ, मैं सोच रहा था करूं तो करूं क्या। मुझे अपने साथियों को तो बताना ही होगा, किसी ना किसी को बताऊंगा तभी इसका हल निकलेगा, वरना मैं बहुत परेशान रहने वाला हूं। वह आवाज ने फिर से मुझे सोने नहीं दिया था। डरा हुआ था मैं। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गया था और वहां बार बार झपियां लगे जा रही आंखें मेरी बंद हो रही थी। नींद तो आंखों में आई थी ना, भले ही मैं सो नहीं पाया था और लॉकअप खाली था। मुझे जल्दी ही छुट्टी मिलने वाली थी। आज मैं अपने साथियों से बात करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाया। पुलिस में था। मैं भूतों पर यकीन करता हूं। अगर किसी को पता चलता ना, मेरा बहुत ज्यादा मजाक बनाया जाता। हमारा काम होता है लोगों की सुरक्षा करना, लेकिन अगर हम ही ऐसे भ्रम और अंधविश्वास पर यकीन करने लगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे ही। इसीलिए पूरा दिन हिम्मत जुटा रहा, लेकिन कह नहीं पाया था। मैं उससे शाम में 5 बजे घर आ गया था और 5 बजे ही मैंने खाना बना लिया था। उसके बाद खाना 6 बजे तक खा चुका था। मैं दिन के वक्त ही बाहर सैर करके घर वापस आ गया। 8 बजे, 8:30 बजे वो आवाजें आना शुरू हो गई और इस बार फावड़े की आवाज और वो ईंटों की आवाज जो दीवार के पास से आ रही थी। 8:30 ही शुरू हो गई थी। वह आवाज आती रही। मेरी हिम्मत ही ना हुई बाहर निकलने की। 9 बजे बस वो फावड़े से जमीन खोदने की आवाज आ रही थी। बाकी 2 आवाजें बंद। मुझे लगा शायद वो प्रेत चलेगा गए होंगे, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अब थक कर शायद चले गए। मुझे छत पर चढ़कर देखना होगा वो कहां पर गए हैं। इस बार ज्यादा ध्यान रखूंगा वह देख ना पाए मैं कहां पर हूं। मैं अब सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर गया था। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल वाली उस छत पर जाने ही लगा था, सीढ़ियों के सामने मुझे उस पीछे वाली दीवार पर चढ़े हुए वो 2 आदमी नजर आए। वो बैठे हुए सीढ़ की तरफ घूर रहे, जैसे उन्हें पता था मैं छत पर चढ़कर उन्हें देखने आऊंगा।
वह सामने से मेरी आंखों की तरफ देख रहे और मैं घबरा गया। पहली बार मेरे सर से खून जैसे पांव तक पहुंच गया था। मेरे होंठ सफेद पड़ गए होंगे। मैं इतना ज्यादा घबरा गया था, टांगे कांपने लगी थी। सामने वो भयानक सी आंखें, वह 4 आंखें 2 लोगों की थी जो लाशों की तरह नजर आ रहे थे। कदम पीछे हटाता हटाता मैं सीधा घर के अंदर पहुंच गया था और अपने बेडरूम में लॉक लगाकर मैं बैठ गया था। ये क्या परेशानी है? इस बार तो घर के ऊपर तक चढ़ाए हैं। पीछे वाली उस दीवार को 2 मंजिला दीवार पर कैसे चढ़ाए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। करूं तो क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आनंद फानन में मैंने अपने एक साथी को फोन लगाया। अर्जुन, जो कि मेरे साथी कांस्टेबल, अर्जुन जो कि मेरे साथ ही काम करता था, वह भी कांस्टेबल था। हम दोनों इकट्ठे रहना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। मुझे लगा वह मेरी बात जरूर समझेगा। बाकी सब मेरे साथ मजाक किया करते और अगर पुलिस स्टेशन में कोई छोटी मोटी गलती करता ना, सभी काफी ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे। अर्जुन ने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया और मुझे लगा मेरी बात वो तो समझेगा ना। मैंने उसे फोन लगाया था और मैं घबराती हुई आवाज में कह रहा था, अर्जुन थोड़ा सा काम है तुझसे, तू मना तो नहीं करेगा ना? अर्जुन ने कहा, तेरी आवाज को क्या हुआ? कोई परेशानी तो नहीं है ना? बता मुझे क्या हुआ, तू डरा हुआ क्यों लग रहा है? मैंने कहा, देख अर्जुन, तुझे मुझ पर यकीन नहीं होगा, तू बात मानेगा ना? मेरी किसी को बताएगा तो नहीं? अर्जुन ने कहा, नहीं देख, तू बहुत ज्यादा डरा हुआ है, मुझे इस तरह डरा मत, बता क्या हुआ? मैंने कहा, यार तू मेरे घर आ सकता है, यहां आकर मैं पूरी तरह से तुझे बताऊंगा। क्या अभी तू मेरे घर आ सकता है? उसने कहा, हाँ, तू घबरा मत, क्या हुआ मुझे बता, मैं अभी आता हूं। रुक मैं अभी आया। उसने तभी फोन काट दिया और 20 मिनट के अंदर ही वो मेरे घर के बाहर बैल बजाए जा रहा था। भागता हुआ गया। मैं जल्दी से मैंने गेट खोला और कहा, बाइक अंदर लगा, जल्दी बाइक अंदर लगा, बाइक बाहर मत खड़ी कर। उसने कहा, क्या हुआ यार, तू बहुत ज्यादा डरा रहा है, हो क्या गया है? उसने बाइक अंदर की गेट लगाया, मैंने चाबी भी घुमा दी। उसके बाद घर के अंदर लेकर आया, मैंने कुंडी लगाई और उसे अपने बेडरूम के अंदर ले आया और मैं उसे कहने लगा, देख यार, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है यार, तू मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा यार, किसी को बताएगा तो नहीं? अर्जुन बहुत ज्यादा डरने लगा था और मैंने देखा उसका हाथ भी कांप रहा था। उसे लग रहा था कोई ज्यादा बड़ी गड़बड़ है। वह पूछ रहा था, तू बता यार, तू इस ऐसे सस्पेंस बना रहा है ना, मुझे ज्यादा डर लग रहा है। मैंने तब अर्जुन को कहा, देख अर्जुन, यह आवाज सुनाई दे रही है तुझे? तब अब भी बड़े ध्यान से आवाज की तरफ ध्यान करने लगा था। यह आवाज कहां से आ रही है और यह कैसी आवाज है? कोई जैसे कुछ मार रहा है। मैंने कहा, वो पीछे वाला प्लॉट है ना, वहां हर रात कोई ना कोई खड्डा खोदता है। पूरी रात मैं सो नहीं पाता, इसीलिए पुलिस स्टेशन में काफी ज्यादा थका सा रहता हूं। उसने कहा, यह परेशानी है, अभी चलते हैं, चल मेरे साथ, साले को अभी बता के आते हैं। परेशान करके रखा है, तूने तो ज्यादा डरा दिया। मैंने उससे कहा, देख, परेशानी सिर्फ यही नहीं है, वहां पहले 2 लोग और थे और अब वो न मेरी छत पर चढ़े हुए दिखे थे। तब वह कहने लगा, अरे यार, ये ज्यादा लोग लगते हैं, तूने पहले बताना था ना। मेरे पास तो गन भी नहीं है, कोई हथियार है तेरे पास? ध्यान रख, मुझे लगता है ये चोर वोर हैं जो ऊपर चढ़े हुए हैं। मैंने कहा, देख, तू मेरी बात समझ नहीं रहा, वह जो खड्डा खोदता है ना, वो जिंदा नहीं है, वह कोई प्रेत है और जो छत पर चढ़े हैं वह भी प्रेत है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तब अर्जुन ने मेरी आंखों की तरफ देखकर कहा था, मुझे पता है तू इतनी आसानी से डरता नहीं, अगर तू इतना ज्यादा डरा हुआ है ना, यह बता रहा है, मुझे भी लगता है गड़बड़ ज्यादा बड़ी है। उसके बाद अर्जुन ने जो कहा, मैं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, चल मेरे साथ छत पर देख कर आते हैं। हम भी 2 हैं, वह भी 2 हैं, इंसान है या प्रेत पता तो चले। मैं मना कर रहा था लेकिन अर्जुन मान नहीं रहा था। वह मुझे खींचकर छत की तरफ ले जाने लगा। मैं घबराया हुआ था। वैसे मैं काफी बहादुर हूं, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि कुछ घबराहट सी हो रही थी। मेरे मन में अर्जुन मुझे सीढ़ियों की तरफ लेकर गया और जैसे ही हम पहली मंजिल पर पहुंचे, वह छत पर 2 लोग दिख गए। वह जैसे पीछे वाली दीवार के ऊपर बैठे हुए, बिल्कुल अपनी टांगों पर वजन डालकर हमारी आंखों की तरफ देख रहे।
मैं घबरास गया था। वह देख उनकी आंखें हरे रंग की जानवरों की तरह चमक रही है। अर्जुन कहने लगा, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये प्रेत हैं, इस बात का यकीन नहीं कर सकते। वो पीछे वाला डंडा पकड़ा। डंडा, उसने मुझसे डंडा मांगा था। मैंने उसे डंडा पकड़ाया और मेरे हाथ में लोहे का सरिया था। मैंने वो सरिया अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर अर्जुन वहीं से आवाज लगाकर कहने लगा, कौन हो तुम? ऊपर क्यों चढ़े हो? देखो, हम दोनों पुलिस में हैं। अब सीधा जेल में जाने वाले हो तुम। अगर तुम्हारे पास कोई हथियार है तो उसे नीचे रख दो। हमने बस यह कहा था, उन्होंने अपने दोनों हाथ नीचे की तरफ लटका लिए। उनके हाथों में कुछ नहीं था, खाली हाथ हमें दिखाने के लिए, लेकिन अपना मुंह कोई नहीं खोल रहा था। फिर अर्जुन ने कहा था, तुम देखो, चालाक बनने की कोशिश मत करो, वहां से पीछे मत गिर जाना, काफी ज्यादा ऊंचाई है घर की। सीधा चलते हुए इस तरफ आओ, अर्जुन ने यह कहा था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अर्जुन गुस्से में कहने लगा था, देखो, चुपचाप इस तरफ आ जाओ। अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो देखो, इस डंडे से तुम्हारी बहुत ज्यादा पिटाई करूंगा। और उसके बाद जो पुलिस स्टेशन में लिटा कर मारते हैं ना, जहां मारते हैं पता तुम्हें भी है, तुम्हें भी वहीं पर पड़ेगी। हम डराने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वो डर नहीं रहे थे। चेहरे पर हाव भाव नहीं था उनके चेहरे काफी बूढ़े बूढ़े से लग रहे थे, काफी डरावने से लग रहे थे, जैसे होठों पर बहुत ज्यादा टांके लगी हुए हों, जैसे उन्हें चोट लगी हुई हो। और उसके बाद हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगे। उनके करीब जाते जा रहे थे। हम हाथ में वो डंडा और सरिया लिए। उनकी आंखों में जरा भी घबराहट नहीं देखी थी। जैसे ही हम उनके काफी करीब पहुंचे थे, उन्हें देखकर अर्जुन भी कहने लगा था, यार साले, दिखते तो देख कैसे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, असली इंसान है, प्रेत है, या साले पता नहीं कहां से आए हुए हैं। वो सच में काफी डरावने से थे, लेकिन जब हमने ने एक और कदम आगे बढ़ाया, उन्होंने पीछे की तरफ जैसे छलांग लगा दी हो। बस अपना वजन पीछे की तरफ किया। यह दूसरी मंजिल थी। पीछे पूरी घास लगी हुई थी, लेकिन अगर ऊपर से कोई गिरता ना, उसके शरीर का कचूमर बन जाता। वह ऊपर से सीधा नीचे की तरफ छलांग लगा चुके थे। हम भागते हुए गए। उस दीवार के पास जैसे ही नीचे की तरफ देखने लगे, नीचे कोई नहीं था, जैसे नीचे बिल्कुल खाली प्लॉट था। घास नजर आ रही। जैसे ही हमारी नजर उस आगे वाले प्लॉट में पड़ी, वह आदमी खड्डा खोदे जा रहा और उसके बिल्कुल पास वो दो आदमी इस तरफ घूर रहे। अर्जुन ने देखते ही कह दिया था, हे भगवान, यहां से वहां कैसे पहुंच गए? ये इंसान होते तो अब तक अपने शरीर को संभाल रहे होते। तू लगता है बात सही कर रहा है, मुझे भी लगता है ये जिंदा विंदा नहीं है। फिर हम छत से नीचे आ गए थे। मेरे कमरे में बैठे बैठे घबराए हुए हम बस डरे डरे ये सोच रहे थे, आगे करें तो करें क्या। अर्जुन कह रहा था, तू घर छोड़ दे, ये घर सही नहीं है यार, कुछ कर नहीं पाएंगे, ये प्रेत हैं। प्रेत पीछा नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ राज होता है इनके पीछे। मैंने कहा, यार ये घर पर सारे पैसे लगा चुका हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, और ये घर बहुत ज्यादा सस्ता मिला था और मुझे नहीं लगता ये घर दोबारा बेचा जा सकता है। अर्जुन कहे जा रहा था, घर बेच दे, लेकिन मैं यह घर बेचना भी नहीं चाहता था, मुसीबत से हल चाहता था। अगले दिन जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, मैं और अर्जुन छुप छुप कर बातें किए जा रहे। काफी समय तक हम इस तरह एक तरफ चले जाते, आपस में बातें करने लगते उन भूतों के बारे में, और इंस्पेक्टर नसीम को यह बात काफी अजीब सी लगी थी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया और फिर हमारी तरफ देखकर कहने लगे थे, तुम दोनों कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? देखो, मैं चोर की आंख पहचान लेता हूं, और तुम जिस तरह से छिप करना कोनों में जाकर बातें कर रहे हो, ईमानदार हो, ईमानदार ही रहना। कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? मैंने कहा, नहीं नहीं सर, कुछ गड़बड़ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, हम ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहे। तब इंस्पेक्टर नसीम कहने लगे, आंखों में कोई राज छिपा कर रखा है, तुमने झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, बताओ मुझे सच। मैंने कहा, नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं, मैं छिपा रहा, हम सही बोल रहे हैं, कुछ नहीं है। अब इंस्पेक्टर थे, वो आंखें पढ़ लेते थे और इसीलिए वो जिद करने लगे थे, देखो मुझे लगता है तुम कुछ झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर शक नहीं था, लेकिन आज लग रहा है कुछ गड़बड़ की है। तुमने कोई रिश्वत तो नहीं ली ना? किसी को लूटा उटा तो नहीं ना? तुम देखो, मेरे करियर में कोई भी ऐसा दाग नहीं है, तुम दाग मत लगाना, बताओ सच।
वह बहुत ज्यादा जिद करने लगे। फिर मुझे बोलना ही पड़ा। मैंने कहा, सर आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं बता देता हूं। कल रात हमारे साथ यह सब हुआ। मैंने उन्हें पूरा सच बता दिया था और वह अपनी टोपी को नीचे उतार कर सोच रहे। यार सच में ऐसा हुआ? मुझे यकीन तो नहीं हो रहा। और अगर तुम यह किसी को बताओगे वह यकीन भी नहीं करेगा। बिल्कुल बात भी सच है तुम्हारी, इसीलिए छिप छिप कर बातें कर रहे हो। ऐसा करते हैं, आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा। और वैसे भी तुम कह रहे थे ना नया घर दिखाना है। आज 8 बजे मैं तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूं और इस बार अपने साथ किसी को लेकर भी नहीं आऊंगा। तुम भी तो पुलिस वाले हो, तो तुम्हारे घर आज रात पार्टी करेंगे और देखते हैं ये प्रीत क्या करते हैं। अब इंस्पेक्टर नसीम मेरे घर आने वाले थे और मुझे लगा कुछ ना कुछ शायद सही होगा, कुछ ना कुछ बताएंगे। प्रीत को कैसे भगाना है। 8 बजे इंस्पेक्टर नसीम वहां पहुंच चुके थे। मैं और अर्जुन पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह हमारे घर पहुंचे, मैं खाने का सामान उनके सामने रखने लगा। लगभग 8:10 बजे ठक ठक की आवाज शुरू हो गई। जैसे ही वह आवाज आने लगी, उसी के साथ ठक ठक की कई और आवाजें। यह आवाजें बहुत ज्यादा थीं और इंस्पेक्टर नसीम कहने लगे, यह है ना वो आवाजें? मैंने कहा, हाँ सर, यही वाली है। तो उन्होंने कहा, हाँ कोई बात नहीं, बैठो, जरा खाना खाओ, आराम से खाते हैं ना। पूरी रात आवाजें आती हैं, देखते हैं। जरा जाकर लगभग 9:30 बजे तक इंस्पेक्टर नसीम खाना खा चुके थे। हम अच्छे से बातें कर रहे थे, थोड़ा उन आवाजों से चढ़ भी रहे थे। और उसके बाद इंस्पेक्टर नसीम हमारे साथ छत पर गए थे। जैसे ही हम छत पर पहुंचे, दीवार पर ईंट मार रहे वह 5 लोग थे। 3 लोग वहां प्लॉट में खड़े थे, 2 लोग खड्डा खोद रहे थे। यह देखने के बाद हमें ऐसा लगा जैसे इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। और इंस्पेक्टर नसीम को हमने पूरी बात तो बता दी थी। वहां से उन्होंने आवाज लगाकर कहा, ओ मुंडो, जो तुम कर रहे हो ना, कल देखना जेल में बहुत ज्यादा रगड़े जाओगे, बहुत ज्यादा। अभी अपने साथियों को फोन करके बुलाता हूं, तुम्हें चारों तरफ से घेर कर यहीं पर उल्टा लिटा कर पीट, किसी को पता नहीं चलेगा। ओ पागलों, ईंटों से दीवार को तोड़ कैसे पाओगे? सामने आओ, अगर हिम्मत है तो। जैसे ही इंस्पेक्टर नसीम ने यह कहा था, उन्होंने दीवार पर ईंट मारना बंद कर दी थी। वह जैसे चलते चलते उसी प्लॉट में चले गए और वहां कई लोग थे, हमारी तरफ ताक रहे। अब वह जो खड्डा खोद रहे थे, उन्होंने खड्डा खोदना भी बंद कर दिया था। तब इंस्पेक्टर नसीम ने कहा था, चलो नीचे नीचे चलो। एक बार हम सब नीचे गए। अब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, किस तरफ है? वह प्लॉट दिखाना। जरा हम सीधा हाईवे की तरफ गए और पीछे उस गली की तरफ आ गए। वो तालाब के पास उन्होंने गाड़ी लगाई थी और हाथ में रिवॉल्वर लिए सीधा उस प्लॉट के अंदर की तरफ बढ़े थे। साले बहुत परेशान कर रहे हैं, पुलिस वाले को परेशान करेंगे। देखते हैं प्लॉट के अंदर धुआं हमें जैसे थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा, लेकिन वह सब लोग पेड़ के पास थे। इंस्पेक्टर नसीम ने उस तरफ गन तान दी और कहा, कोई हिलेगा नहीं, सब एक लाइन आ जाओ, एक लाइन में आ जाओ। अगर किसी ने भागने की कोशिश की, यहीं से गोली चला दूंगा मैं, उन्होंने यह कहा और सब एक तरफ हो गए थे। लेकिन वो 2 जो फावड़े से खड्डे को खोद रहे थे, वो खड्डा खोदे जा रहे इंस्पेक्टर नसीम ने कई बार धमकी दी थी, वो मान नहीं रहे थे। वो धुआं भी काफी ज्यादा था, लेकिन इस बार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, धुआं ज्यादा नहीं बढ़ा। हम उनके करीब थे, उनके चेहरे डरावने भयानक थे और इंस्पेक्टर नसीम भी कह रहे, साले हैं क्या ये? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, सच में जिंदा है या नहीं। वो सब एक लाइन में लगे हुए थे, जो 2 खड्डा खोद रहे थे, हाथ में फावड़ा लिए खड्डे की तरफ इशारा कर रहे। वहां थोड़ा सा खड्डा था, इतने समय से खोद रहे, बस थोड़ा सा खड्डा, वह इशारा कर रहे। खड्डे की तरफ सभी के सभी इशारा कर रहे, खड्डे की तरफ। इंस्पेक्टर नसीम ने तब 2 कदम आगे बढ़ाकर खड्डे के अंदर देखने की कोशिश की। क्या है अंदर? कुछ नहीं है, छोटा सा तो खड्डा है। तब वह इशारा किए जा रहे और एक ने वह फावड़ा आंखें की तरफ किया। वह खोदने के लिए कह रहा था। इंस्पेक्टर नसीम ने कहा, ओ सालो पागलों, हम क्यों खोदेंगे? एक तरफ हो जाओ, चलो एक तरफ हो जाओ। आज लॉकअप में सेवा होगी ना, फिर बताना जरा यहां पर क्या हुआ, कौन सा खड्डा खोदा जाएगा। वो फावड़ा आगे की तरफ करके कह रहे नीचे खोदने के लिए, और इंस्पेक्टर नसीम उन्हें बंदूक दिखा रहे। जैसे ही इंस्पेक्टर नसीम ने कहा, इस तरफ हो जाओ, वो शब्द उनके मुंह से निकले और वहां से वो सब गायब हो गए। एक झटके में आंखों के सामने से गायब हुए थे। हम तीनों बहुत ज्यादा डर गए।
मेरी तो चीख निकल गई थी और अर्जुन भी मेरे पीछे था, कदम पीछे हटा रहा था। इंस्पेक्टर नसीम, आगे खड़े क्या हुआ, कहाँ गए? सच में यह गड़बड़ है। सच में यह प्रेत नजर आ रहे हैं। नीचे हमने देखा तो फावड़ा पड़ा था, बहुत पुराना, जंग लगा हुआ फावड़ा, और वह खड्डा वहां बहुत थोड़ा सा था, काफी पुराना सा लग रहा था। हमने कहा, चलिए इंस्पेक्टर नसीम, यह प्रेत है, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, चलो चलो। इंस्पेक्टर नसीम ने कहा था, मैंने प्रेत पहले भी देखे हैं और मुझे पता है जो प्रेत होते हैं वह नुकसान इतनी आसानी से नहीं पहुंचाते। खड्डा खोदो, यह बताने की कोशिश क्या कर रहे थे, हमें वह देखना है। मैंने मना कर दिया, लेकिन जब इंस्पेक्टर नसीम की वह बड़ी बड़ी आंखें फटती हैं ना, सबको जैसे एहसास हो जाता है कुछ और ना फट जाए, इसीलिए चुपचाप हम खड्डा खोदने लगे थे। इंस्पेक्टर नसीम घूरे जा रहे थे कि तेज काम करो खड्डा खोते खोते। हमने नीचे देखा, हड्डियां, इंसानी हड्डियां, और उस हड्डी को देखते ही उन्होंने कह दिया था, निकलो बाहर। सब समझ गया मैं, मुझे शक यही था, निकलो बाहर। जरा उसके बाद वहां कंकाल था नीचे, और उन्होंने फोन करके और भी कई पुलिस वालों को वहां पर बुला लिया था। रात के वक्त ही वहां फ्लड लाइट लगाकर खड्डा खोदा गया था और कंकाल निकला था। और इसके बाद इंस्पेक्टर नसीम ने आसपास खोदने के लिए भी कह दिया था। कई कंकाल मिले थे वहां पर, कई कंकाल। ऐसा लग रहा था यह प्लॉट नहीं कब्रिस्तान हो। उसके बाद मैं लगभग 7 दिन अपने साथियों के घर पर रहा था और 7 दिनों में बहुत नई चीजें समझ में आई थी। वहां करीबन 11 लाशें मिली थी, 11 कंकाल फॉरेंसिक लैब में टेस्ट हुए थे, और उसके बाद पता चला इनमें से कई लोग वो थे जो गायब हो चुके थे। किसी ने उनका कत्ल किया था और यहां पर उनकी लाशों को दफनाया था। और जब उस प्लॉट के मालिक को हमने जबरदस्ती पूछना चाहा तो वह बचना चाहता था, लेकिन पुलिस की शक्ति और वह बड़े से तेल लगे हुए डंडे के सामने कोई राज नहीं छिपता। वह सब कुछ बोल पड़ा था, किसी को पता नहीं लगा था आखिर कब उसने वह लाशें दफना, लेकिन वह बोल पड़ा था। वह इस तरह से जमीन खरीदा करता था, प्रॉपर्टी डीलर था, और कई की जमीन इसी तरह हड़पा भी करता था। जो लोग उसके रास्ते में आते थे वह उन्हें मरवा दिया करता और यहीं पर दफना दिया करता। किसी को शक तक नहीं हुआ था। यहां इतनी ज्यादा गंदगी थी, इतनी ज्यादा बदबू आया करती थी, और लोगों को प्रीत नजर आया करते। आसपास के घर लोग छोड़कर जा चुके थे, लेकिन किसी ने हिम्मत तक नहीं की थी सच जानने की। और यह भूत के कारण उसे लग रहा था वह कभी पकड़ा जाएगा ही नहीं, लेकिन इन्हीं के कारण वो पकड़ा गया था। उन लोगों की आत्माओं ने खुद पुलिस वालों को यह राज बताया था। वो खड्डा दिखाया था। 8वें दिन अपने घर आया था मैं, मेरे साथ अर्जुन भी था। 2 और साथी पुलिस वाले मेरे साथ पूरी रात रहे थे। कोई आवाज नहीं आई थी, कुछ भी रात को ऐसा नहीं हुआ जो हमें डराए। छत पर चढ़कर भी हमने देखा उस प्लॉट में कोई खड्डा नहीं खोद रहा था, कहीं से कोई आवाज नहीं। यह आखिरी बार था जब वह आवाजें आई थीं, और उसके बाद कभी आज तक आवाजें नहीं आई। मैं उसी घर में रहता हूं। वह राज हमारे पुलिस वालों ने सुलझा दिया था और इस तरह वह प्रेत भी शायद आजाद हुए। भले ही हम न्यूज में यह नहीं बता पाए कि इस केस को सुलझाने में वो प्रेत आत्माओं ने हमारी मदद की। कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करता कि वहां से आवाजें आती थीं, कोई खड्डा खोदता था, प्रीत छत पर आए थे। ये कहानी हम किसी को भी बताते वह मानते नहीं, बल्कि हमें पागल कहते। इसीलिए थोड़ी कहानी बदलनी पड़ी कि मैं उस प्लॉट में गया था, वहां खड्डा खोदा हुआ दिखा तो मैंने जानबूझकर और खड्डा खोदा तो कंकाल मिल गया। इस तरह से वहां लाशें मिली और कातिल पकड़ा गया। लेकिन आज भी सच मेरे मन में है, उन्हें शायद इंसाफ साफ मिला होगा। यह इस बात का सबूत है कि राज भले ही उस अंधेरे कपड़े के नीचे छिपे रहे, लेकिन समय एक ना एक दिन हर राज को दुनिया के सामने ले ही आता है, और जुर्म को जितने भी अंधेरी परतों के नीचे छिपाने की कोशिश कर लो, समय हर जुर्म की सजा आपको देता है, जैसे उस कातिल को मिली थी। आशा है आपको यह खौफनाक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली खौफनाक कहानियों से विश्वस्त रहें। धन्यवाद, और मिलते हैं अगली खास कहानी में। तब तक सुरक्षित रहें और अपने वातावरण का ख्याल रखें। नमस्ते।